हेलो बच्चे, आज हम लोग डे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का थर्ड वीडियो देखने वाले हैं। तो थर्ड वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.16 से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द एलिमेंट एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर। इसमें हम लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया हुआ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब आप सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसमें क्या है, कहीं कहीं पे ऑर्डर आपके रिवर्स किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे ऑर्डर रिवर्स है, ये आप बोरोन और बेरिलियम इस दोनों को ध्यान से देखें। इसका एटॉमिक नंबर 5 है और इसका एटॉमिक नंबर 4 है। फिर उसके बाद ऑर्डर कहाँ रिवर्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को पहले आना चाहिए था, ऑक्सीजन को बाद में। तो ये जो ऑर्डर है ये एटॉमिक नंबर 7 है, ये एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये रिवर्स ऑर्डर आने का कारण क्या है, दोनों में अलग अलग कॉज है। फर्स्ट वन हम लोग बेरिलियम और बोरोन के लिए चेक करें तो बेरिलियम एंड बोरोन में हम लोगों को बेरिलियम की हायर इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण क्या है कि जब हम लोग बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ये बेरिलियम में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब कि एस सबसेल में प्रेजेंट है। और एस सबसेल क्या होता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। अगर जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को अगर इसको कंपेयर करें किससे, इसको कंपेयर करें बोरोन से। तो बोरोन में अगर इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2 2s2 और 2p1 है। तो 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, ईजी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 2s का जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है, 2s का सिल्डिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा होगा, लेकिन p ऑर्बिटल थोड़ा डिस्टेंस पे भी है। अगर s है और p है तो p का थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, और इसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल जो उसके आगे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चार्ज को थोड़ा स्ट्रांगली सील्ड कर पाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें हाई होगा। तो अगर न्यूक्लियस के चार्ज को थोड़ा रोक लेंगे तो बाहर के सेल पे इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा तो 2p के इलेक्ट्रॉन को 2p1 के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ईजिली बाहर निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बेरिलियम से। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का लोअर है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि देखिए इसके आउटरमोस्ट सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटरमोस्ट सेल में आपको 2s2 और 2p4 है, जिसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये ना तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है ना तो कम्प्लीटली फुल फिल्ड है। तो उस कंडीशन से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई उतनी खास नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, 1s2 2s2 2p3। और इस कंडीशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें आप लोगों को क्या नज़र आएगा, इसमें जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल क्या है, इसका कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से बढ़ जाती है। और बात रही फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे के सेल से इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता है, या इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो यही काउज़ है कि हमारा जो फ्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, या कहो कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3.17। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन मैग्नीशियम बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन मैग्नीशियम। ध्यान से देखें तो अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1।
ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोवेल गैस गेन कर लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए बाहर निकालना बहुत ईजी होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ करेगा, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम के लिए बात करें तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, फिर भी इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी स्टेबल नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम इसका साइज़ क्या है, थोड़ा सा छोटा है और इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, और उसके कारण से हम लोगों को इसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बात करें तो सोडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो अब बचा हुआ Na+ में हम लोग कंपेयर करें और Mg+ में कंपेयर करें तो अब तो सोडियम के पास क्या है, एक भी ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, वो आपको नोवेल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें अब क्या बचा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकता है। मैग्नीशियम क्या कर सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ करके ये Mg+2 बन जाएगा। लेकिन कंडीशन सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम प्लस आयन में से हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसके सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत हायर हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि हम लोगों को इसके काउज क्या थे। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज़ हायर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम बिकॉज after losing one electron by sodium it gained novel gas electronic configuration which is most stable, which is very stable electronic configuration, and from that electronic configuration removal of electron is not so easy। ओके तो इसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को 3.18 के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये क्या कर रहा है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप में बात करें, मतलब कि डाउन द ग्रुप कहने का मतलब सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करते हैं तो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए बात करें सेम ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि टॉप से बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में, सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसका क्या होगा, साइज़ रेडियस इंक्रीज़ करेगा। एटम का क्या होने वाला है, रेडियस इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, और रेडियस अगर इंक्रीज़ हो गया तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। दूसरा क्या होता है आपको कि इसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होते जाती है। तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों काउज हैं जो कि हम लोगों को सेम ट्रेंड, हम लोगों को सेम पीरियोडिक टेबल, सेम ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो व्हाट इज़ द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इसमें फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर होगा रेडियस ऑफ एटम एंड सेकेंड फैक्टर होगा जेड इफेक्टिव। रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको डिक्रीज़ होगा। और दूसरा है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और इसके कारण आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.19। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है बच्चे आप लोगों को, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर। इसमें हम लोगों को बोरोन से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 स्टार्ट होता है आपको कहाँ से, बोरोन से स्टार्ट होता है। तो ग्रुप 13 में आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या कहो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम वैल्यू होती है। तो इसमें अगर हम लोग इसके
वैल्यू को चेक करें तो वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करते हैं तो बोरोन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने चाहिए थे, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होने चाहिए थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, सबसे फर्स्ट में है 801, फिर उसके बाद है 577, फिर उसके बाद है 579। ये वैल्यू देखिए कि आपको इंक्रीज़ हो गया है। ये वैल्यू क्या हुआ है, फर्स्ट वैल्यू से अगर आप सेकेंड वैल्यू में कंपेयर करेंगे, ये जो हम लोगों को ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू में आपको ये वाला वैल्यू इंक्रीज़ हो गया। और इंक्रीज़ होने का कारण क्या है, इंक्रीज़ होने का कारण है कि इसमें फर्स्ट टाइम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या अपीयर हो रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। और डी ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पुअर सिल्डर होता है। पुअर सिल्डर कहने का मतलब कि न्यूक्लियस के चार्ज को ठीक से रोक नहीं पाता है। तो वो क्या होगा, ऑटोमोस्ट सेल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम इसका क्या हुआ है कि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हुए। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली आगे तक चलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग थैलियम को देखें तो थैलियम की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो गई, फिर से ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हुआ था 558, तो फिर से ये डिक्रीज़ हुआ। लेकिन नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें तो 589, ये फिर से इंक्रीज़ हो गया। फिर से इंक्रीज़ करने का कारण अब क्या है, अब इस बार देखिए कि आपको फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। और एफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल से भी क्या है, पुअर सिल्डर है। सबसे जो वीक सिल्डिंग इफेक्ट होती है एफ ऑर्बिटल की होती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण आप लोगों को इसका जो सिल्डिंग इफेक्ट है बहुत कम होगा और इसके कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से बढ़ जाएगा। तो ये दो बार जो इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी कर रहे हैं उसका कारण ही यही है कि फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और सेकेंड टाइम में एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, जिसके कारण इसकी जो ट्रेंड है डिक्रीजिंग वाले ट्रेंड को ये थोड़ा सा चेंज करके क्या हो गया है, बीच में इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.20। इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन। इसमें जो एलिमेंट जितना नेगेटिव होगा, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई होगी वो क्या करेगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के एटॉमिक सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो ये एनर्जी क्या करता है, आपको रिलीज़ करता है। एनर्जी रिलीज़ करता है मतलब कि ये क्या करेगा, इसकी इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। इंथैल्पी की नेगेटिव में कोई भी वैल्यू होगी, नेगेटिव x किलो जूल पर मोल होगा। तो ये जो वैल्यू है आप लोगों को डिपेंड किस पे करता है, मेटल या नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, तो हम वो जल्दी से क्या करता है, देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 और इसका 1s2 2s2 और 2p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन के जैसा ही होगा। इसलिए अगर इसी दोनों में कंपेयर करें तो इस दोनों में क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि बिकॉज आफ्टर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इट गेन मोस्ट स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। तो नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन या कहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन की हायर होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का हाई होगा
विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। लेकिन ये केस आपको अगर बात करें किसके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट वाला में था। सेकंड में अगर हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। लेकिन चूंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। लेकिन क्लोरीन के कंडीशन में इसका साइज़ बड़ा है। इसके थर्ड सेल का ऑर्बिटल हमारा क्या है, थर्ड सेल का ऑर्बिटल इसमें हमारा वैकेंट है, जिसके कारण इसकी साइज़, इसमें रिपल्सन का कंडीशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन की हाई होगी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर इफेक्टिव है, यहाँ पे रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए हम लोगों को क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो 3.21 ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और लेस नेगेटिव। तो इसमें हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दें ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होता है आपको, O- होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें तब जाके ये क्या होगा, O2- होगा। और इसी के लिए बात कर रहा है कि ये सेकेंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए आप लोगों को पहले से ही हमारा जो ऑक्सीजन है निगेटिवली चार्ज है, और एक निगेटिवली चार्ज में दूसरा नेगेटिव चार्ज को अगर हमें ऐड करना है तो ये क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है। और इसी के कारण जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं या सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये वैल्यू कैसी होती है, लेस नेगेटिव नहीं होके ये पॉजिटिव हो जाता है। फर्स्ट वाला क्या है, मोर नेगेटिव है, और सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ओवरऑल में ये नेगेटिव ही होता है, लेकिन सेकंड वाले की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को आंसर पूछ रहा था कि क्या होना चाहिए, तो हम लोगों को इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा है किसके किसके बीच, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3.22 तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी नॉन मेटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दें तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये जो हम लोगों को एनायन का फॉर्मेशन करेगा और इसके जो एंथैल्पी चेंज होगी, इसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, किलो जूल पर मोल में या जूल पर मोल में इसका यूनिट हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहने का मतलब है कि किसी भी नॉन मेटल के गैसियस एंड ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो 1 मोल किलो जूल में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है फॉर 1 मोल ऑफ एटम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर मोल। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरेटिव, ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, ये आप लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये होती है कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, कंपैरेटिव प्रॉपर्टी।
मीन्स कि अगर हम लोगों को कोई एलिमेंट ए है तो ये डिपेंड करेगा कि इसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी रिएक्ट कर रहा है। तो अब इस दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और ये हमारा जो सेकेंड एलिमेंट था ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, क्या कहिए कि इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर हाई होती विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे और उसमें जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एलिमेंट ए दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन कर रहा है तो अपने सेंटर के और अगर अट्रैक्ट कर ले तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज़ अ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कब? जब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तब। तो इस कंडीशन पे इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। लेकिन यही एलिमेंट अगर ए किसी दूसरे एलिमेंट सी के साथ कंबाइंड करे और उस कंडीशन में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी के तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए विल बी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। तो यही क्या हो गया, कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कब? जब ये बॉन्ड बनाएगा और उस कंडीशन में हम लोगों को इसके सेंटर पे ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के किस साइड जा रहा है, ए की तरफ आ रहा है या ए से थोड़ा दूर जा रहा है। अगर ए से थोड़ा दूर जा रहा है कहने का मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर ए के साइड शिफ्ट हो रहा है कहने का मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ये है कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा उस एलिमेंट के लिए फिक्स होगा, क्योंकि उसके ऑटोमोस्ट सेल में गैसियस एंड ग्राउंड स्टेट में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है या जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ऐड करने के लिए, वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। तो इस दोनों के बीच हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 3.23। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाउ वुड यू रिएक्ट द स्टेटमेंट to the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compound। जो पॉलिंग स्केल है ना, ये आप लोगों को किसी एलिमेंट के लिए फिक्स कर दिया है, हर किसी एलिमेंट के लिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स कर दी गई है। नाइट्रोजन को डिफाइन किया गया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फ्लोरीन को डिफाइन किया गया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। तो अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, फ्लोरीन पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन पे क्या होगा, माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होगा। कहने का मतलब है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करें तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्टेड होगा, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फ्लोरीन के साइड ज़्यादा शिफ्टेड होगा। इस साइड से इसका शिफ्टिंग क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। तो इधर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोगों को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बात करें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को 2.1 डिफाइन किया गया है पॉलिंग स्केल में और नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है। तो अगर अब इस दोनों के बीच कंपेयर करें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे प्लस डेल्टा चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे क्या होगा, माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी नाइट्रोजन के कंपाउंड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 है लेकिन इसकी जो वैल्यू है
ऑक्सीजन से अगर हम लोगों को ये डिपेंड करेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसके जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ये बना सकता है, तो उस कंडीशन में ये हम लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, बट जो सामने वाला एलिमेंट है अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो नाइट्रोजन पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। और इसी में अगर ये हाइड्रोजन से कंपेयर कर ले तो हाइड्रोजन पे ये क्या करेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट पे ये, कौन से एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। ये सारे के सारे कंपाउंड के हैं, नाइट्रोजन के हैं, और हर किसी कंपाउंड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है 3.5, 3.0, ये 3 है। लेकिन इससे हमें क्या होता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने वाला जो एलिमेंट आएगा उससे डिसाइड होगा कि नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा या नाइट्रोजन खुद उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा। इस कंडीशन में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बाकी सभी कंडीशन में नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हाउ, तो इस कंपाउंड को हम लोग इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है 3.24, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एटम एज इट गेन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, जब कभी भी एलिमेंट क्या करता है, कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो फ्लोरीन, मान लीजिए कि आपके पास फ्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया, तो ये क्या करेगा, F- बनाएगा, एनाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये था एटम, और ये क्या हो गया, एनाइन हो गया। तो इस कंडीशन में इसके जो आयंस का रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, फ्लोरीन का जो रेडियस होगा, स्मॉलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू F- के आयन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को क्या होता है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एटम एज इट गेन एन इलेक्ट्रॉन, इट्स रेडियस डिक्रीजेज। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन इज अ हायर देन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ एटम। अगर बी के लिए बात करें, बी में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मेटल था और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो ये क्या करेगा, Na+ का फॉर्मेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये था एटम, और ये क्या हो गया, कैटायन हो गया। और कैटायन का साइज क्या होता है, एटम के साइज से स्मॉलर होता है। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम is greater than radius of cation। कारण है आप लोगों को जेड इफेक्टिव की वैल्यू, एनायन में जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सीलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, कोर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और कैटायन के कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन कोर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए उसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.25, ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि would you expect the first ionization enthalpy of two isotopes of same element to be the same or different। ये क्या कह रहा है कि would you expect the first ionization enthalpy for two isotopes। आइसोटॉप के लिए बात करें, आइसोटॉप कहने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों आइसोटॉप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये तो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए आईपी किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। और जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही होगी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है रेडियस पे डिपेंड करता है, आईपी किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड रेडियस पे डिपेंड करेगा।
तो रेडियस भी सेम होगा और इसके क्या होंगे, जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी सेम होगी। इसलिए सेम आइसोटॉप के लिए टू आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें हम लोगों को क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी सेम। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी सेम। सेकेंड में अगर हम लोग देखें, इसके बाद का क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है, इसके अगर हम लोग इसमें देखें कि